हेलो स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे प्रेसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस अर्थात संक्षेपीकरण एवं उसका महत्व। किसी मूल लेख अथवा भाषण को तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को संक्षेपीकरण अथवा संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपीकरण का अपना महत्व है। संसार का ज्ञान का भंडार है और ये ज्ञान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से लिखित रूप में सुरक्षित है। विस्तृत रूप में वर्णित इस ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रकट कर दूसरों तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है। आज हमें विद्वानों, समाज सुधारकों और नेताओं के लंबे चौड़े भाषणों को पत्र पत्रिकाओं में उनके संक्षेप रूप में छापना होता है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि इन लंबे चौड़े भाषणों को उनके संपूर्ण तथ्यों सहित संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। आज हमें किसी बैठक में भाग लेने के लिए वक्तव्यों एवं बैठक की कार्यवाही को उनके संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। ये सब भी हम तभी कर सकते हैं जब संक्षेपीकरण में निपुण हों। इसके लिए आज की दुनिया में कार्यालयों में आवश्यक पत्रों को एक रजिस्टर विशेष में उनके संक्षिप्त रूप में चढ़ाना होता है। ये कार्य निपुणता के साथ तभी किया जा सकता है जब उसकी शिक्षा प्राप्त की हो। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर उनके सार को ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास करने की दृष्टि से भी हमें अपने बच्चों को संक्षेपीकरण में निपुण करना चाहिए। अब हम जानेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रेसेस। संक्षेपीकरण के मूल तत्व। संक्षेपीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें मूल लेख अथवा भाषण के सभी तथ्यों का समावेश हो और वह संक्षिप्त, पूर्ण, स्पष्ट एवं बोधगम्य हो। ये तभी संभव है जब उसकी भाषा सरल और शैली प्रसंगानुकूल हो। इन्हें ही संक्षेपीकरण के मूल तत्व कहते हैं। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। नंबर 1 संक्षिप्तता, नंबर 2 पूर्णता, नंबर 3 भाषा की सरलता, नंबर 4 शैली की प्रभावकता, नंबर 5 स्पष्टता और नंबर 6 बोधगम्यता। अब हम लोग जानेंगे एम्स ऑफ टीचिंग प्रेसेस। संक्षेपीकरण की शिक्षा के उद्देश्य। संक्षेपीकरण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विस्तृत रूप में अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को उनके मूल तथ्यों सहित संक्षेप में अभिव्यक्त करने की कला में निपुण करना होता है। इस प्रयास में बच्चों के ज्ञान भाषा में वृद्धि होती है, उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी रुचियों में विकास होता है और उनमें उच्च अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। इन्हें हम संक्षेपीकरण की शिक्षा के गौड़ उद्देश्य मान सकते हैं। इन सब उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध भी किया जा सकता है। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 कौशलात्मक उद्देश्य, नंबर 3 भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को जानने के लिए इसमें है छात्रों के शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों के ज्ञान में वृद्धि करना। नंबर 2 छात्रों को कई शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषों का ज्ञान कराना और नंबर 3 छात्रों को विविध विषयों का सामान्य ज्ञान कराना। कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है छात्रों को विस्तृत लेखों एवं लंबे वक्तव्य एवं भाषणों का विश्लेषण कर उनके मूल तथ्यों को छांटने में निपुण करना। छात्रों को विस्तृत लेख एवं लंबे वक्तव्य एवं भाषण को उनके संपूर्ण तथ्यों सहित संक्षेप में लिखने में निपुण करना। छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने में निपुण करना। छात्रों को कार्यालय विधि
और पत्रकारिता में निपुण करना। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में पढ़ने व सुनने की रुचि का विकास करना, छात्रों में सार तथ्यों को छांटने की रुचि का विकास करना, छात्रों में दूसरों द्वारा अभिव्यक्त भाव एवं विचारों के मूल तथ्य ग्रहण करने की अभिवृद्धि का विकास करना, छात्रों में अपनी बात संक्षेप में कहने की अभिवृत्ति का विकास करना। अब हम लोग जानेंगे टीचिंग और ऐसे संक्षेपीकरण की शिक्षा। संक्षेपीकरण की शिक्षा की प्रचलित प्रणाली। आजकल विद्यालयों में संक्षेपीकरण की शिक्षा या तो दी ही नहीं जाती और यदि दी जाती है तो सही ढंग से नहीं दी जाती है। प्रायः शिक्षक बच्चों को भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते समय किसी लेख अथवा लेखांश का सारांश लिखने को दे देते हैं और बच्चे उसे पढ़कर उसका संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। वे ना तो उसके मूल तथ्यों को छांटने का प्रयास करते हैं और ना ही अपनी भाषा शैली में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। करें भी कैसे? शिक्षक ना तो बच्चों को संक्षेपीकरण के नियम बताते हैं और ना ही उनके तरीकों से अवगत कराते हैं। संक्षेपीकरण की शिक्षा की आदर्श प्रणाली। संक्षेपीकरण भी एक कला है। इसके लिए बच्चों को भाषा ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण एवं संश्लेषण, तर्क वितर्क एवं विचार तथा निर्णय करने में भी निपुण होना चाहिए। कक्षा 8 तक के बच्चे इन सब क्रियाओं में निपुण नहीं होते हैं, अतः उन्हें संक्षेपण की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये कार्य कक्षा 9 से प्रारंभ करना चाहिए। संक्षेपण की शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी दी जानी चाहिए और अलग से भी हमारी दृष्टि से संक्षेपण की शिक्षा निम्नलिखित सोपानों में दी जानी चाहिए। छात्रों द्वारा यथा सामग्री का मौन पठन। सबसे पहले छात्र यथा सामग्री का मौन पठन करें। मौन पठन करते समय उन्हें कठिन शब्दों एवं मूल तथ्यों को रेखांकित करना चाहिए। शब्द कोश का प्रयोग। शब्दकोश की सहायता से कठिन शब्दों के अर्थ लिखें। नंबर 3, पुनः मौन पठन। शब्दार्थ लिखने के बाद छात्र यथा सामग्री का पुनः मौन पठन करें और उसके मूल तथ्यों एवं केंद्रीय भाव को समझें। नंबर 4, बोध परीक्षण एवं तथ्य विश्लेषण। अब शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के बोध की परीक्षा करे और यथा अंश का विश्लेषण कर बच्चों को तथ्यों के छांटने एवं उसके केंद्रीय भाव को स्पष्ट रूप से समझने में उसकी सहायता करे। बच्चों को यथा अंश का शीर्षक निकालने में सहायता करना भी आवश्यक होता है। नंबर 5, बच्चों द्वारा मौखिक रूप में संक्षेपण। अब छात्रों को यथा लेख अथवा लेखांश के तथ्यों को मूल के 1/3 रूप में अभिव्यक्त करने का आदेश देना चाहिए। छात्रों की अशुद्धियों को उन्हें की सहायता से दूर करना चाहिए। नंबर 6, बच्चों द्वारा लिखित रूप में संक्षेपण। सब बच्चों को यथा लेख अथवा लेखांश को संक्षिप्त रूप में लिखने का आदेश देना चाहिए। इस समय शिक्षक को कक्षा निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि सभी छात्र अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता और स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ करते हैं। नंबर 7, लिखित कार्य की जांच। बच्चों के लिखित कार्य की जांच सबसे अधिक महत्व की बात है। इसके अभाव में हम बच्चों की अशुद्धियों का पता नहीं लगा सकते हैं। सामूहिक अशुद्धियों को सामूहिक और व्यक्तिगत अशुद्धियों को व्यक्तिगत रूप से दूर करते चलना चाहिए। विशेष पॉइंट इसमें ये आता है कि बच्चों को संक्षेपीकरण में निपुण करने के लिए आवश्यक है कि यथा गद्यांश अथवा पद्यांश में निहित तथ्यों का विश्लेषण करें, उन्हें स्पष्ट किया जाए।
और बच्चों को उनके मूल तथ्य जानने में सहायता की जाए। जब बच्चों को यथा गद्यांश अथवा पद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाए तब उन्हें उसको संक्षेप में लिखने का आदेश दे दिया जाए। ये कार्य वे कक्षा में भी कर सकते हैं और घर से भी करके ला सकते हैं। शिक्षकों को उनके कार्य की जांच करनी चाहिए और अशुद्धियों के साथ साथ दूर भी करना चाहिए। नंबर 3, सरल गद्यांश अथवा पद्यांश का संक्षेपीकरण कराते समय तथ्य विश्लेषण और मौखिक रूप से संक्षेपीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्वयं पर निर्भर रहने देना चाहिए। संक्षेपीकरण के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। संक्षेप लेख मूल लेख के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। संक्षेप लेख में मूल लेख अथवा लेखांश के सभी तथ्य आ जाने चाहिए। संक्षेप लेख में मूल भावों की टीका टिप्पणी करने का अधिकार संक्षेपक को नहीं होता है। संक्षेपक लेख अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए और यदि कहीं ऐसा करने में भाव को स्पष्ट करने में बाधा पड़ती है तो फिर उसे कोष्ठक में स्पष्ट कर देना चाहिए। और संक्षेप लेख में संक्षेपक को मूल लेख अथवा लेखांश की भाषा में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उसे अपनी भाषा शैली के साथ यथा अंश का सार प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, भाषणों का संक्षेपण करते समय वक्ता की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है और करना भी चाहिए। पूर्णता और स्पष्टता संक्षेपण के आवश्यक अंग होते हैं। संक्षेप लेख लिखकर उसे ध्यान से देख लेना चाहिए और यदि कोई मूल तथ्य छूट गया हो तो उसे लिख भी देना चाहिए। जहाँ कहीं अस्पष्टता नजर आए वहाँ भाषा में परिवर्तन कर यथा भाव को स्पष्ट कर देना चाहिए। यथा लेख अथवा लेखांश का शीर्षक छांटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक संपूर्ण लेख का प्रतीक हो और उससे लेख के केंद्रीय भाव की अनुभूति होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में संक्षेप लेख इतना संक्षिप्त और जटिल नहीं होना चाहिए कि तथ्यों को समझना भी दूभर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।